ठीक है, तो तैयारी ऐसी होनी चाहिए हमेशा कि जो भी हमारे अगले एग्जाम है उन पे इस तरह फोकस करना है ना। ये नहीं सोचना है कि हमें अगले साल करेंगे वो करेंगे, क्योंकि जब कंफर्टेबल जोन में जाते हैं ना तो फिर वो हो नहीं पाता काम। और उत्तराखंड में जिस तरह की परिस्थितियां चलती हुई, कौन सा पेपर कब हो जाए और क्या हो जाए उसका, तो इसलिए जो भी फरवरी मार्च अप्रैल है बस इसे सोचो। ठीक है, तो पटवारी का भी अच्छी पोस्ट है, खनिज सहायक में भी इस बार काफी अच्छे डिपार्टमेंट आ रखे हैं, है ना, फॉरेस्ट गार्ड है, तो पोस्ट जो भी मिल जाए सब अच्छी होती है। अभी तो क्योंकि कुछ है नहीं, तो बोलते हैं ना कि जब कोई ऑप्शन नहीं है तो तुम फुल ऑफ ऑप्शन हो। अभी तुम ये नहीं कह सकते पुलिस खराब है वो खराब है, अभी तो सारे अच्छा है, जब मिल जाए। पुलिस का रिजल्ट आएगा। हाँ, अच्छा आगे सब लोग ठीक है, आवाज आ रही है सबको? फिर हम शुरू कर देते यस हैं, सर। ठीक है। पहले मैं कुछ जीएस के क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद 10 मिनट बाद हम सुनेंगे चंद्रवंश के, जो उत्तराखंड का इतिहास हमें सुनना है अभी। ठीक है, और फिर वही चलेगा हमारा, जो हमारा भाग 3 आज डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने छायावाद के 4 कवि भी सुन चुके हैं, तो फिर अगला तुम्हें दिया जाएगा वो सुनेंगे फिर। इस तरह जो है हमारे जो 23 राइटर है, जैसे पटवारी में तो आएगा ही, और तुम्हारे फॉरेस्ट में आएगा, है ना, केवल कनिष्ठ साहित्य के सिलेबस को बदला गया है, और उसमें क्या है साइंस भी है। तो साइंस का भी फिर हम रखेंगे, क्योंकि यूकेपीएससी भी थोड़ा बहुत तो दे ही रहा है ना, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि फिलहाल हफ्ते में 1 दिन कराते हैं, और तुम्हारा जब ये पटवारी का हो जाएगा तो फिर हफ्ते में 2 दिन कर देंगे, थोड़ा सा टाइम बढ़ा देंगे फिर हम ना। तुम्हारे साइंस क्योंकि 14 नंबर साइंस है कनिष्ठ सहायक में, तो फिर इस हिसाब से हम उसमें चलेंगे। ठीक है, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन है आते तो साइंस के भी वही है, पर वहां पे क्या है कि गलत हो जाता है ना। जैसे कल में क्वेश्चन मैंने पढ़ा कि ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कोई बता सकता है इसे? ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी या समान रहेगी, क्या होगा इसका? तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि बढ़ती है। ठीक है, ध्वनि की चाल जो होती है हवा में लगभग 330 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 0 से 20 होगा तो वो चाल भी लगभग 12 मीटर बढ़ जाती है। ठीक है, तो स्पीड क्या है, तापमान बढ़ने से ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। तो ऐसे कई चीजें हैं साइंस में, क्योंकि फैक्ट सीखने पड़ते हैं, पढ़ने पड़ते हैं ना। तो कल हम एक टॉपिक साइंस का भी ले लेंगे, और फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे जैसे तुम्हारा सिलेबस में आएगा। तो कुछ क्वेश्चन में पहले जीएस के कर लेते हैं डिस्कस, और इसकी तुम्हें फोटो तुम्हारे ग्रुप में अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पेरिस जलवायु सम्मेलन। तो ये जलवायु 2015। से संबंधित पर्यावरण के क्वेश्चन आते बहुत हैं। हाँ, कब हुआ था? 2015। 2015। ठीक है, बिल्कुल सही है, पेरिस जलवायु सम्मेलन। और ये भी याद रखना है कि अमेरिका इससे पहले बाहर आ चुका था और फिर इसमें पुनः शामिल हो गया। ठीक है, डब्ल्यूएचओ में भी अमेरिका ने ऐसे किया है। कई वैश्विक संस्थाओं में पूछा जाएगा कि किस देश ने दोबारा से एंट्री की है, तो अमेरिका उसमें याद रखना है। नेक्स्ट हो गया है पहला पृथ्वी सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि पहला पृथ्वी 1992 सम्मेलन में। तो पहले बयानवे। पूछेंगे, फिर नहीं आएगा तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रियो में हुआ था, ब्राजील के रियो में। ठीक है, फिर आता है दूसरा पृथ्वी सम्मेलन। दूसरा 2002। पहला बताया गया है 1992, तो उसके 10 साल बाद याद रखना है 2002 में हुआ था जोहान्सबर्ग में। ठीक है, अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 2002, वो था दूसरा पृथ्वी सम्मेलन। नेक्स्ट पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की थीम क्या थी और ये 1987। कब हुआ? हाँ, 1987। 1987। ठीक है, 1987। और ये हाँ हाँ, ओजोन ठीक है, ओजोन बिल्कुल सही है, 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? ग्लोबल वार्मिंग से बचाना, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण करना, ओजोन परत संरक्षण, या सभी? क्या होगा इसका ओजोन आंसर? ओजोन सभी ओजोन हाँ परत हाँ, तो संरक्षण। इसकी पूरी इसकी फुल डेट याद रख लेनी है, तो वहीं से याद हो जाएगा। 16 सितंबर 1987 है ओजोन दिवस, इसीलिए ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है।
ठीक है। और ओजोन परत हमने बताई थी कि समताप मंडल का ही हिस्सा है। समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में ओजोन मंडल होता है, ठीक है, O3। तो 16 सितंबर से याद रखना है ओजोन दिवस, और ओजोन संरक्षण के लिए है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वहां पे, और छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में हमेशा होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो लगता है ये तो आसान है, जलवायु का क्वेश्चन है, कर लेंगे, लेकिन वहां पे ऑप्शन सारे जलवायु के ही मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रथम पर्यावरण सम्मेलन, जो पूरी दुनिया का ही प्रथम है। प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ? स्टॉकहोम 1972। सम्मेलन 1972। 1972। हाँ, ये 5 जून को शुरू हुआ था और 19 जून तक चला था 1972 में। कहाँ हुआ था ये? स्टॉकहोम। स्टॉक हाँ, ठीक है, स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। और इसमें नारा दिया गया था केवल एक ही पृथ्वी, ठीक है, केवल एक ही ओनली वन पृथ्वी, अर्थ। ओनली वन अर्थ। इसलिए दिया था क्योंकि हम इस तरीके से पृथ्वी को खराब कर रहे हैं, या प्लास्टिक फैला रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं। जैसे हमारे पास कितनी पृथ्वी है कि ये खराब हो जाएगी, दूसरे में बैठ जाएंगे, है ना। इसलिए लोगों को चेताने के लिए, जगाने के लिए बोला था केवल एक पृथ्वी नारा। और 119 देश इसमें प्रतिभाग किया था, ठीक है, 119 देशों ने। तो कभी कभी क्या है, क्वेश्चन एक स्टेप ऊपर आ जाता है ना। नॉर्मल क्वेश्चन सबको पता है कि भाई 5 जून 1972 पर्यावरण दिवस 5 जून है, तो वो चीज भी हमें याद रखनी है। इसमें जो दिवस है वो किस वक्त से शुरू हुआ था? 5 जून 1974। 1973। 1974, 74। यानी 2 साल बाद याद रखना है दिवस। जलवायु के लिए एक संस्था काम करती है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, और खासकर यूकेपीएससी लोक सेवा आयोग के जितने भी पेपर हैं उनमें बहुत आता है। UNFCCC, ये क्या है? ये जलवायु से जुड़ी हुई संस्था। UNFCCC, ठीक है, यूनाइटेड नेशन। तो यूएन तो होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, कन्वेंशन कन्वेंशन। ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन के लिए एक संधि है जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा करवाई गई थी, ठीक है। तो UNFCCC, ट्रिपल सी याद रखना है इसमें, बस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट। अगला जो जलवायु का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो है क्योटो प्रोटोकॉल। ये कब हुआ है? 90। अब तो ये थोड़ा आवाज आ गई इससे। हाँ, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल 97, 1997। 1997। 1997, तो ये 11 दिसंबर 1997 को हुआ था, ठीक है। क्योटो, क्योटो जो है वो कहाँ है? जापान। जापान में क्योटो है, ठीक है। और इसके लिए भी वही पूछा जाएगा, इसकी थीम क्या थी या उद्देश्य क्या था? जलवायु परिवर्तन, जल यस सर। ग्रीन हाउस गैस में कटौती करना, ओजोन परत का संरक्षण करना, या नम भूमि के लिए स्थान ढूंढना। क्या है इसका? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन। नहीं, इसका जलवायु नहीं था, इसका था ग्रीन हाउस, याद रखना है बस, ठीक है। तो इसको फोटो डाल देंगे बाद में, सब जो भी पॉइंट्स रह जाता है ना केवल वही नोट करना है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना स्मार्ट स्टडी क्या है कि केवल वो पॉइंट हमें करने हैं जो नहीं आ रहे, है ना। जी। बस जैसे तुमने कोई भी टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करते हो, तो जो एक्सपीरियंस वाले बच्चे हैं, अभी तुम्हें 100 में से 60-70 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं ना, बस वही वाले नोट करने जो नहीं आ रहे, ठीक है। अगले में फिर रिपीट होगा ताकि तो आ जाए, उसे छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि वही क्वेश्चन गलती से वहां पे गलत हो जाते हैं जिन्हें हम आसान समझते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस है। तो ग्रीन हाउस की बात करें तो ग्रीन हाउस जैसे साइंस में भी आ जाता है कि ग्रीन हाउस जो है, साइंस और भूगोल और ये सब जुड़े हुए ही है, जैसे पर्यावरण अध्ययन। तो ग्रीन हाउस प्रमुख गैस कौन सी है, ये पूछा जाएगा। CO2। CO2। CO2 प्रमुख गैस हो जाती है, और इनका कार्य यही होता है कि ताप में वृद्धि कर देती है, ठीक है। CO2, प्रकृति में CO2 की मात्रा खुद ही संतुलित हो जाती है, लेकिन जब इंसानों ने क्या है फैक्ट्री लगाई तो CO2 हमने ज्यादा छोड़ा, और CO2 वायुमंडल में हमारे जब ज्यादा रहेगी तो जो सूर्य का विकिरण होता है, रेडिएशन जो रात को वापस लौटता है वायुमंडल में, वो कम लौट पाता है और ज्यादा धरती पे रह जाता है, ठीक है। और जब धरती का औसत तापमान बढ़ेगा तो वही ग्लोबल वार्मिंग है, उससे हमारे ग्लेशियर प्रभावित हो रहे हैं, मौसम प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जो बादल भी बनते हैं वो भी अपने साथ नमी रखते हैं टेम्परेचर के हिसाब से, है ना। तो बारिश का पैटर्न बदल जा रहा है। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है
इतनी चीजों में वो काम कर रहा है। तो ग्रीन हाउस, इसमें ये याद रखना है कि ये प्रदूषण करने वाली गैस नहीं है। CO2 जो है पॉल्यूशन नहीं कर रही है, केवल ताप बढ़ा रही है। ठीक है, ताप बढ़ाना अलग चीज है। पॉल्यूशन करने वाले जैसे सल्फर होता है, और जो ये गाड़ियां छोड़ती है CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और ये सिगरेट आदि के धुएं में होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। तो ये सब है प्रदूषक। ठीक है, एक और याद रखना है, 2007 में ठीक 10 साल बाद हुआ था बाली कार्य परियोजना, भी बोलते हैं हम उसको, बाली प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इंडोनेशिया के बाली में, जैसे अभी G20 सम्मेलन के लिए ये जगह चर्चा में आई, तो 2007 में भी ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रण करने के लिए एक सम्मेलन वहां भी हुआ था। ठीक है, बाली कार्य योजना। फिर आ जाता है एजेंडा 21, एक टर्म आ जाता है एजेंडा 21। ठीक है, एजेंडा 21 जो है उसका संबंध किससे है? अभी जो हमने क्वेश्चन पूछे उन्हीं में से एक से एजेंडा 21 है। तो जो प्रथम पृथ्वी पृथ्वी से। सम्मेलन हुआ था, है ना, उसी में एजेंडा 21 को लिया गया। 182 देशों ने उसमें हस्ताक्षर किया था। एजेंडा 21 इसलिए था, ये हुआ तो 1992 में, लेकिन फिर जो दो 8 साल बाद, क्योंकि सन 2000 आ रहा था और 21वीं सदी प्रारंभ हो रही थी, तो 21वीं सदी के लिए 21 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया। ठीक है, तो 21 जो फॉर्मूले बताए गए कि हमें क्या करना चाहिए नेक्स्ट सदी में ताकि अच्छा हो जाए पर्यावरण, तो उसी को बोलते हैं एजेंडा 21। तो उसमें ऑप्शन कुछ भी बन सकता है कि ये कंप्यूटर के लिए है ना। तो ये हमारा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से निकला है एजेंडा 21, पर्यावरण रक्षा का एक फ्रेमवर्क तैयार करता है। ठीक है, तो ये हो गए आज के ये वाले जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे। अब हम सुन लेते हैं उत्तरायण का हिस्ट्री, जो हमने बोला था आज, चंद। ठीक है, कल हम सुन लेंगे इसमें कौन सा सुनेंगे हम, कत्यूरी कुणिंद, जो प्राचीन वाला है सबसे इतिहास, वो वाला सुनेंगे, है ना, जितने भी प्राचीन वंश है। और परसों रह जाएगा फिर जो थोड़ा आधुनिक है बाद वाले, जैसे गोरखा और कमिश्नरी जो है ना। तो इतिहास खत्म हो जाएगा परसों फ्राइडे तक। फिर सैटरडे को हम करंट इवेंट करेंगे, और मंडे से फिर हमारा नया टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज चंद्रवंश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले आ जाता है कि सोमचंद ने कौन सा किला बनवाया था? राजबुंगा। राजभवन। कौन से जनपद में बनाया था ये? चंपावत। चंपावत। तो जब उनकी पहली राजधानी चंपावती है तो वहीं पे सारे काम होंगे। ठीक है, तो वही ध्यान रखना है। राजबुंगा जो किला था किस आकृति का है वो? अंडाकार। अंडाकार। अंडाकार आकृति है, और UKPSC ने एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था। चाराल क्या है? चाराल। जो किलेदार हैं, 4 किलेदार। सोमचंद ने देखो सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चारों दिशाओं के लिए 4 किलेदारों की नियुक्ति कर दी थी। ठीक है, कौन थे ये 4? फटाफट फटाफट। कार्गी तुड़ागी कार्की बोरा तड़ागी चौधरी। हाँ, ये जो बनाए गए थे कार्की, बोहरा, तड़ागी और चौधरी को नियुक्त किया गया था। ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था पे भी ध्यान दिया, क्योंकि जब भी कोई चीज स्टार्ट होती है ना, जैसे मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने, मोदी जी ने बहुत सारे आधारभूत योजनाएं शुरू की है। जैसे अकाउंटिंग नहीं थे लोगों के, वो वाली कर दी है ना, जन धन। तो ऐसी बहुत सारी, तो ऐसी सोमचंद जब आया तो उसने बहुत सारी कमियां देखी कि सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उसके लिए ये किया गया। ठीक है, फिर कौन से चंद राजा ने एपण की शुरुआत की? सोमचंद। सोमचंद। ये सोमचंद का ही नाम आता है। ठीक है, और एपण गर्ल किसे कहते हैं कुमाऊं में या उत्तराखंड में मीनाक्षी जो खाती। कहते हैं? मीनाक्षी खाती। अच्छा, इसके बाद तुम्हारा आ गया, सोमचंद जो है वो किसको कर देता था? डोटी के राजा जयमल। डोटी के अधीन था, जयदेवमल। जयदेव मल्ल को कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से सोमचंद एक वो कहलाया मांडलिक राजा, है ना? मांडलिक जो किसी के अधीन है। तो ये याद रखना कि मांडलिक क्यों बोला जा रहा है किसी राजा को, मांडलिक जो अधीन होगा। और जो नेपाल के राजा थे डोटी के नरेश, वो रैंका राजा कहलाते थे।
ठीक है, इसके बाद जो टर्म आ जाता है, कुमाऊं में पंचायती राज कौन लाया? सोमचंद सोमचंद। तो आगे जैसे वीडियो परीक्षा भी होनी है तो उसमें तुम्हें पंचायती राज को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, बहुत डीप क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं, है ना। जो भाग 9 है और अनुच्छेद 243 के अंदर है, टोटल जो तुम्हारे 33 अनुच्छेद आते हैं उसमें, तो वो सारे तुम्हें फिंगर टिप में याद होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। सोमचंद का उत्तराधिकारी कौन था? आत्मचंद। आत्मचंद। ये आ गया था आत्मचंद। फिर रेशम की फैक्ट्री किसने लगाई थी? इंद्रचंद। इंद्रचंद। इंद्रचंद था। कौन सी प्रथा शुरू हुई थी इसके समय? ज्यादा क्वेश्चन पटवारी। बन जाते हैं, आते हैं। तो पटरंग वाली प्रथा बोलते हैं, ठीक है, पटरंग वाली। किसे अत्यधिक विलासी राजा कहा गया? वीणाचंद। वीणाचंद, ठीक है। और कौन सी जाति के लोगों ने इसे हराया था, या राजाओं ने? नायक। खसों ने हराया था वीणाचंद को। हसोने। तो वीणाचंद क्योंकि हाँ विलासी राजा था, जिस काल में भी विलासी राजा आ जाते हैं तो वो जैसे नंद वंश में घनानंद अंत में आया था, है ना, कत्यूरियों का ब्रह्मदेव था अंतिम, तो सभी राजा ऐसे थे। तो राज्य का ये होता है कि ये खत्म हो जाएगा बाद में, तो 200 वर्षों तक क्या हो गया, खसों का राज आ गया था यहाँ पे। कौन सा चंद राजा है जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन है? ये त्रिलोक, 25वां राजा है त्रिलोक। नेक्स्ट आता है कि जो गरुड़ ज्ञान चंद है वो कौन से क्रम का राजा हुआ था? 29वां राजा। किसने उपाधि प्रदान की गरुड़ की? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। अच्छा, गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति? नीलू नीलू कठारिया। कठारिया। किस ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को राजा विजय ब्रह्मा कहा गया? मजेड़ा ताम्र। सेराफट। मंझेड़ा ताम्रपत्र में जानकारी मिलती है। फिर है, किस चंद राजा के समय बालेश्वर मंदिर बनवाया गया, जिसको वास्तुकार थे जगन्नाथ मिस्त्री? उद्यान चंद। उद्यानचंद। ज्ञानचंद के समय हुआ था ये। एक हटिया नौला कहाँ बनाया था जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी पुत्री? वो भी चंपावती है, ठीक है। और एक हटिया देवाल कहाँ है? पिथौरागढ़। एक हथिया देवाल है पिथौरागढ़, ठीक है। और एक हथिया देवाल की तुलना किससे की गई है? एलोरा। एलोरा से की गई है ना। 8 फीट का ये देवाल है, दक्षिण मुखी देवाल, जिसकी पूजा नहीं की जाती, एक पत्थर से तराश के बना हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सबसे वीर और साहसी चंद राजा जो 35वें क्रम का राजा था, 1437 में कौन बना था? 1437। 1437 से 1450 ये है भारती चंद, जिसने 12 वर्षों तक नेपाल पर डेरा डाला और पहला राजा था जिसने कुमाऊं को कर देने से, नेपाल को कर देने से मना किया, ठीक है, यानी उसने डोटी की अधीनता स्वीकार करने से मना किया। तो यहाँ तक से इससे पहले के सभी राजा जो है 34 वो कर दे रहे हैं, यानी नेपाल के अधीन है। तो ये एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है यहाँ पे। अभिलेखों में क्या बोला गया है भारती चंद को? किस प्रकार का राजा या नरपति बोला है? अभिलेखों में जो है चरित्रशील नरपति की संज्ञा दी गई है। चरित्रशील नरपति कौन सी प्रथा शुरू की गई थी भारती चंद के द्वारा जब लंबे समय तक सैनिक रखे गए थे इनके ठिकानों में? ये थी कट्टकाली प्रथा, याद है ना, कट्टकाली की प्रथा थी। और
बिना विवाह के भी स्त्री रख सकते थे सैनिक, क्योंकि वो 12 वर्षों से क्या थे, युद्ध की स्थिति में थे। कौन सी जाति की उत्पत्ति हुई इसके बाद, जिसके लिए बहुत नायक। नायक नायक जाति। जाति। नायक जाति। कौन से ताम्रपत्र में लिखा है कि भारतीय चंद्र द्वारा एक गांव दान देने का उल्लेख आया है? उड़ेती। उड़ेती। उड़ैती। उड़ैती का ताम्रपत्र जो है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। कौन सा चंद राजा है जो अजय पाल के समकालीन था? अजय पाल, कीर्ति चंद आ कीर्तिचंद। जाएगा यहाँ पे। हाँ, 1491 में इनका युद्ध भी हुआ था। फिर है, खस राजा गजुआठेंगा ने किस चंद राजा की हत्या की? खस राजा द्वारा। भीष्मचंद। विष्णुचंद, ठीक। इसी के समय क्वेश्चन वो बनता है। जब है 44वां चंद राजा कौन था 1560 में जो बना है 44वां राजा? कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद। इसके बाद एक के बाद एक आ रहे हैं, ठीक है। महाराजा धीराज कल्याण चंद देव की उपाधि जो है इसने धारण किया है, कौन से ताम्रपत्र में? ये महाराजा धीराज कल्याण चंद देव बालो कल्याण ने उपाधि धारण की है, ठीक है। यह है भेटा ताम्रपत्र। अल्मोड़ा नगर की स्थापना, यह अल्मोड़ा नगर कब बसाया बालो कल्याण चंद ने? जो उनके पिता का 1563। सपना। तो राजधानी परिवर्तन हो गया यहाँ पे चंदों का, यह याद रखना है। अब इसके बाद के जो भी ज्यादातर किले वगैरह हैं, जो भी निर्माण है वो इधर ही होगा, ठीक है। अल्मोड़ा का अन्य नाम क्या था? आलमनगर। आलमनगर। राजापुर। हाँ, राजापुर भी बोला गया है, आलमनगर, ये भी सही है। तो गजवाठिंगा की हत्या बाद में किसने की? जो पिता का बदला उसके पुत्र ने लिया है, बालो यानी कल्याण बालो। चंद। कौन सा किला बनवाया गया था बालो कल्याण के द्वारा राजधानी में उसी साल? लाल मंडी। लाल मंडी किला, ठीक है। उस किले का एक और नाम क्या है? फोर्ट मोइरा। फोर्ट मोइरा भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अब है अकबर के समकालीन जो क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। रुद्रचंद। हाँ, अकबर के समकालीन आ जाएगा रुद्रचंद। रुद्रचंद ने कब और कहाँ पे अकबर से भेंट की? लाहौर में लाहौर। 1588। 1588 में लाहौर। 1588, ठीक है। 1588 में लाहौर दरबार में भेंट की थी, ठीक है, जहाँ पे तिब्बती आग, कस्तूरी मृग, हिरण की खाल आदि उपहार स्वरूप में रुद्रचंद द्वारा दी गई थी, ठीक है। और अकबर ने क्या दिया रुद्रचंद को? 84 माल परगना, 84 माल परगना तिब्बती या और साल दरबार में उपस्थित होने से बरी कर दिया, ठीक है। और जमींदार की उपाधि भी प्रदान की अकबर ने, खुश होकर। तराई भाबर का जो उपजाऊ क्षेत्र था 84 कोस का एक वो था वो, ठीक है, जमीन का टुकड़ा, तो उसे 84 माल परगना बोला गया। तो वो फरमान सुनाया गया, इसकी आय को यही राजा रखेंगे, ठीक है, चंद राजा। अच्छा, फिर है रुद्रचंद ने कौन सा किला बनाया था जहाँ पे कचहरी चलती है अल्मोड़ा की? मल्ला महल का किला। मल्ला महल जो है, तो वो उसका निर्माण किया था और वर्तमान में कचहरी वहां पे चलती है। फिर चंदों में यही पूछा जाता है कि कौन से राजा ने संस्कृत ग्रंथ लिखे थे, और सबसे महत्वपूर्ण वाले जो पूछ लेते हैं, ठीक है। एक था पक्षी आखेट पे, कौन सा था? सैनिक ये शास्त्र। सप्तम। 7 प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं जिसमें से सैनिक शास्त्र पूछा भी गया था, ये था पक्षी आखेट, ठीक है, उसके ऊपर है। और एक ऐसी क्वेश्चन उसमें भी तुमने देखा होगा पर वो थोड़ा सा अलग था, कि पशु पक्षियों का प्रसिद्ध चित्रकार जो था कौन सा था? वो जहांगीर के समय मंसूर। उस्ताद मंसूर। मंसूर है वो, मंसूर। ना, उस्ताद मंसूर जो है। तो 4 ग्रंथ और थे, उषा रुद्र गोदिया, ययाति चरितम, त्रिवेणी धर्म निर्णय, और एक यही हो गया पक्षी आखेट वाला। अनाज का कौन सा भाग जो है वसूला जाता था रुद्रचंद के समय कर के रूप में?
ये था छठा भाग, ठीक है। तो 1/6 टैक्स हो गया, मतलब 1/6 भाग, तो छठा भाग हो गया। रुद्रचंद के पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मी चंद। बाद में राजा भी बने। हाँ, एक तो लक्ष्मी चंद है, दूसरा कौन है जो सत्यवती। जन्म से अंधे थे, जिन्हें बोलते हैं कि धृतराष्ट्र, कुमाऊं का धृतराष्ट्र। शक्ति गोसाई। हाँ, एक क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन में बार बार रिपीट हो जाता है ना, आईने अकबरी में जो है कुमाऊं सरकार के कितने परगने का उल्लेख होता है? 24। 21 है। 24 नहीं है, कितने? 21 है, ठीक है। 21 21 याद रखना। तो कुमाऊं सरकार के 21 परगनों का उल्लेख, उल्टा भी पूछ सकते हैं कि ये परगनों का उल्लेख कहाँ मिला, तो आईने अकबरी में मिला है वो, ठीक है। और कुमाऊं सरकार नाम भी वहां पहली बार आया था। रुद्रचंद के सेनापति कौन थे जिनकी तुलना रॉबर्ट ब्रूस से की गई है? पुरुषोत्तम पंत थे, ठीक है। तो रुद्रचंद के बारे में इतना ही था। अब है, कौन से ताम्रपत्र से लक्ष्मी चंद की जानकारी मिलती है हमें? थोड़ा सा रह गया, फटाफट इसको, आज खत्म हो जाएगा ये। यह मुनाकोट के ताम्रपत्र में जानकारी मिलती है, और लक्ष्मण चंद नाम आता है उसमें, ठीक है। लक्ष्मण लिखा है मुनाकोट। बाद में जो इनके समकालीन ही वहां पे चल रहा है, देखो मान शाह जो राजा रहेंगे परमार वंश में, और वहां पे मानवोदय काव्य लिखा गया है प्रसिद्ध परमार वंश का। तो मानवोदय काव्य में लक्ष्मण चंद नाम दिया गया है, ठीक है। मानवोदय काव्य में भी तो पूछ सकते हैं ऐसे कि कौन से प्रसिद्ध परमार वंश के ग्रंथ में, है ना, चंद का भी उल्लेख आया, तो यही वाला था, मानवोदय में लक्ष्मण चंद नाम मिला है। फिर है, लक्ष्मी चंद के कितने पुत्र थे? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वैसे जल्दी से आते नहीं, पर फिर भी तुम्हें पता हो जाना चाहिए। 22 पुत्र थे। 22। हाँ। वहां वो परमार वंश में कौन सा राजा था जो निसंतान था? श्याम शाह। श्याम शाह। श्याम था। तो बस इसने उसका एवरेज निकाल दिया था, 2 क्रिकेट टीम बना दी इसने। इसने एक वो बनाया था कचहरियां, ठीक है, किस नाम से बनाई थी लक्ष्मी चंद ने? न्योवाली और बिष्टावली कचहरियां, ठीक है। आम जन के लिए न्योवावली थी, और सैन्य न्यायालय या सैनिकों के लिए क्या था? बिष्टावली कचहरी। किस मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मीचंद के समय हुआ है? 1600, ये हुआ था 1602, 1602 में। ये बागेश्वर का बागनाथ मंदिर, याद रखना है, बागेश्वर बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मीचंद ने करवाया। फिर वही आ जाता है इनका जो गढ़वाल के साथ इन्होंने हमले किए थे, कितने युद्ध हुए लक्ष्मीचंद के बीच और मानसार के बीच? हाँ, तो कुल 8 थे, जिनमें शुरुआत के 7 बार ये हारे। लक्ष्मीचंद को लखुली बिराली भी बोला गया, और इनके किले को शालबुंगा कहा गया है। इनका सेनापति का नाम बताओ। गैंडा। गैंडा। हाँ, लक्ष्मीचंद का सेनापति ये था गैंडा। गेंडा बिस्ट। लक्ष्मीचंद किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? वो जो है किसके थे? अकबर। हाँ, अकबर के कुछ समकालीन। समय मतलब अकबर के भी रहे, तो मुख्य रूप से जहांगीर माना जाता है, ठीक है। 1605 में अकबर की मृत्यु होगी, है ना, तो 1621 तक लक्ष्मीचंद रहे, तो ज्यादा समय उनका रह गया जहांगीर के समय, है ना। और जहांगीर हरिद्वार भी आया था 1621 में। ठीक है। फौज में यानी कि कटक भी बोला जाता है, जैसे एक पर्यायवाची है ना, फौज या कटक के लिए भर्ती परीक्षा का प्रबंधन भी किया था पहली बार। 3 भागों में अपने राज्य कर्मचारियों को बांट दिया था लक्ष्मीचंद ने, कौन से थे वो 3 भागों में? सरदार, ठीक है, परगने का अधिकारी, फौजदार सैन्य अधिकारी, और नेगी, ये भी एक अधिकारी होते थे छोटे लेकिन सहयोगी कर्मचारी, मतलब, ठीक है। सरदार, फौजदार और नेगी में बांटा। फिर एक कौन सा चंद राजा है जिसकी मृत्यु क्षय रोग से हो गई थी? दिलीप चंद। दिलीप चंद, है ना। तो जिनका काम नहीं है, देखो उनकी केवल मृत्यु आ रही है, तो जिसका, है ना, काम है उसी का ही नाम है।
ऐसे इंसानों के साथ होता है ना, कोई इंसान आके नाम बना के चले जाते हैं और बाकी क्या है, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। गढ़युड़ा ताम्रपत्र में किस चंद राजा का नाम है? इसने महाराज कुमार युवराज उपाधि भी धारण की है। ठीक है, महाराज कुमार लक्ष्मी त्रिमल चंद। हाँ, ठीक है, त्रिमल चंद। त्रिमल चंद ने कर्ण कठायत को किस पद पर नियुक्त करवाया? कर्ण कठायत सेनापति। ये था रसोई दरोगा बनाया था, और उसका कारण ये था कि इससे पहले के जो राजा है वो जहर देके मारे गए थे, विजय चंद। ठीक है, तो ये उसका एक कारण हो गया। फिर त्रिमल चंद के साथ युद्ध में कौन से परमार राजा की मृत्यु हुई? महीपति साहब। त्रिमल चंद के साथ युद्ध में 1634 में महीपति। कुमाऊं युद्ध। कोसी नदी के किनारे ये लड़ा गया 1634। अब है नेक्स्ट आगे कि किस चंद राजा द्वारा जो है कुमाऊं में जजिया कर की शुरुआत की गई, नमक टैक्स लगाया गया? बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर। ठीक है, इनका चित्र, छाया चित्र जो है किस संग्रहालय में मिलता है? लंदन, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन। ठीक है, इन्हें बूढ़ा अत्याचारी राजा भी कहा जाता है। किस मुगल बादशाह से भेंट की थी बाज बहादुर ने? शाहजहां। शाहजहां से आ जाएगा। ठीक है, तो सबके याद रखने तुम्हें, जैसे लक्ष्मी चंद जहांगीर के वो हो गया, रुद्र चंद ने अकबर से भेंट की, ठीक है, और बाज बहादुर ने शाहजहां से भेंट की। फिर 1670 में कौन सा नगद कर वसूलना शुरू किया? ये नगद कर के नाम से जो पूछा जाता है, कौन सा है वो? सिरती। सिरती जो था एक नगद कर था। फिर अगला राजा आ जाता है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, उद्योत चंदेश्वरी मंदिर। ये उनके नाम से आगे उद्योत चंद। ठीक है, उद्योत चंदेश्वरी, तो उद्योत से याद रखना। और इनका जो उल्लेख उसमें भी आ रहा है, बरम मुवानी पिथौरागढ़ के ताम्रपत्र में ये उल्लेख हुआ था कि इन्होंने नेपाल को यानी डोटी को जीता था, उसकी राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार किया, इस ताम्रपत्र में लिखा है। ठीक है, तो उद्योग चंद की जीत का उल्लेख बरम मुवानी पिथौरागढ़ के ताम्रपत्र में भी है। इनके कवि का नाम था, कौन था ये मतिराज। कौन सा चंद राजा है जिसने नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा, ठीक है, नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को बधानगढ़ से लाके अल्मोड़ा में स्थापित किया? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बाज बहादुर चंद। ये बाज बहादुर जो है, बाज बहादुर का तो हमने पूछ लिया, ठीक है, वो तो चला गया। 1698 से 1708। अभी और बताता हूँ, तुम्हें याद आ जाएगा। 1699 में जब इस राजा ने गढ़वाल पे हमला किया, तो उस समय राजा फतेह शाह था, तो इसने बधानगढ़ी को लूटा, वहां से बहुमूल्य सामान लेके आ गया और नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को भी अल्मोड़ा में आके स्थापित करवा दिया। और वापस आते हुए इसकी सेना मलेरिया की शिकार हो गई थी। कौन है? ज्ञानचंद है। बावन का राजा ज्ञानचंद। फिर किस चंद राजा ने जुए पर कर लगाया? जगत चंद। जगत चंद, है ना। स्वर्ण काल भी इसका समय कहलाया है, गौ सहस्त्रदानी भी कहा गया है। ठीक है, उत्कर्ष काल, चंदों ने उत्कर्ष काल देखा है जगत चंद के समय। फिर आता है कुमाऊं का तुगलक, देवी चंद। देवी चंद। हाँ, देवी चंद है। फिर पूछते हैं कि कुमाऊं में गेंडागर्दी जब हुई थी, कौन से राजा थे उस समय? किस राजा के समय ऐसी घटना हुई है? इसी के बाद है अजीत चंद। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो राजा 1730 से 1747 रहा, और उस राजा के समय रोहिलों ने हमला कर दिया, तो प्रदीप शाह ने मदद की थी। कल्याण चंद चतुर्थ है ये। ठीक है, शुरू के जितने भी कल्याण चंद आए तो उन्होंने बहुत ज्यादा वो नहीं किया, पर ये चतुर्थ वाला की सबसे ज्यादा डिटेल तुम्हें पढ़नी है। ठीक है, रोहिलों ने जो है 7 महीने लूटपाट खूब मचाई थी कुमाऊं में, और उसे छोड़ने के एवज में
3 लाख रुपए अदा किए थे। उस समय गढ़वाल कुमाऊं के संबंध अच्छे थे, तो 3 लाख रुपए चुकाए प्रदीप साहब। कुमाऊं का अनपढ़ राजा या कुमाऊं का कुंभकर्ण, कल्याण चंद, कल्याण कल्याण चंद चंद चतुर्थ। फोर्थ। ये कल्याण चंद चतुर्थ। और ये भी कहा जाता है इसके लिए, मेहरबान सिंह गोसाई की बुक में ये लिखा है कि इन्होंने जो है ब्राह्मणों की आंखें निकाल के 7 घड़े भरे थे। ठीक है, इन्हें जैसे किसी ने खुफिया सूचना दे दी कि ब्राह्मण जो लोग हैं वो राज्य के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो उसके शक में इन्होंने, और कहा जाता है कि एक कांतु जोशी नामक जो ब्राह्मण था वो भाग के वहां से चला गया था। ठीक है, और बाकी जो जोशी हैं संतान सारे, वो उसी के वंशज हैं। फिर कल्याण चंद्रोदयम की रचना, ठीक है, तो ये तो याद रहेगा कि कल्याण चंद के सम्मान में पद लिखा किसने, कवि शिव ने लिखा है। ठीक है, और इस राजा की मृत्यु भी आंखों की बीमारी से हुई थी, तो उसने आंखें निकलवाई ब्राह्मणों की, है, तो बोलते कर्म जो है व्यक्ति के, क्या पता इसीलिए ऐसा हुआ हो। अब आ जाते हैं अगले में। किस चंद राजा की मूर्ति जागेश्वर के मुख्य मंदिर में है, अष्टधातु की मूर्ति? देवीचंद, दीपचंद। दीपचंद, दीपचंद होगा इसका। दीपचंद ने किस परमार राजा से युद्ध किया था? ये उनका वही चल रहा है, प्रदीप शाह का काल, क्योंकि 55 साल का है ना, तो उनके समय बहुत सारे चंद राजा आए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बगवाली पोखर का युद्ध, 1779। बगवाली पोखर, मोहन चंद्र ललित शाह के बीच हुआ था। तो मोहन चंद को जो है लखनऊ के नवाब के यहाँ शरण लेनी पड़ी, भागना पड़ा, तो ललित शाह इसमें जीत गए थे। और फिर जो यहाँ पे स्थान रिक्त हो गया था, तो उन्होंने क्या है, प्रद्युम्न शाह को चंद नाम से बिठा दिया। ठीक है, दीपचंद का धर्मपुत्र घोषित करके यहाँ पे बिठा दिया, तो इसलिए बोलते हैं प्रद्युम्न चंद या प्रद्युम्न शाह, दोनों नाम से वो रहा है, उसे गढ़ कुमाऊं का राजा इसलिए बोला गया, दोनों जगह रहने के कारण। फिर आता है कि मांगा कर किसने लगाया? मोहनचंद। ये मोहनचंद, देखो 58 नंबर और 60 नंबर पे 2 बार आया है मोहनचंद, तो ये हुमायूं की जैसे होगा कि 2 बार राज्याभिषेक, एक बार हुमायूं को भागना पड़ा था, फिर आया था। लास्ट में आ जाते हैं आपकी मिट्टी का महादेव, दीपचंद। दीपचंद। लास्ट है 61वें क्रम का। और 62वां और अंतिम चंद राजा महेंद्र चंद, महेंद्र चंद। महेंद्र चंद। ठीक है, 1788 से 1790। और इसके लिए पूछ लेते हैं कि गोरखों ने किसे साधारण से युद्ध में हराया था, हवालबाग के युद्ध में, तो यही है। चंद राज्य जब यहाँ पे आते आते क्या है, कमजोर हो चुका था, तो गोरखों ने साधारण से युद्ध में हरा दिया, और गोरखे सैन्य शक्ति के लिए ही जाने जाते थे, तो यहाँ पे इनका हो गया खत्म। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक। अच्छा, कल कौन सा सुनाओगे ये बताओ, क्योंकि इसके बाद वैसे तो गोरखों का ही आ रहा है अभी कंटिन्यू। पहले गोरखा ब्रिटिश। पहले गोरखा ब्रिटिश ही सुना दो फिर, ठीक है, कल वो कर देते हैं, फिर जो छूटा हुआ वो परसों कर देंगे। तो कल के लिए ब्रिटिश कमिश्नरी सारे शुरू के 6-7 ही कमिश्नरों से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और गोरखा काल का भी सब कुछ है ना, तो मैंने उसका डिटेल भी लिखा हुआ है, उसके पीडीएफ बना के भी दे देंगे तुमको। गोरखा काल का जो है ना, सारी किताबों से जितने भी उनके टेक्स्ट है, जो भी उनका था, सब कुछ है लिखा हुआ। अब बात कर लेते हैं, देखो राज्य व्यवस्था की, तो हमने इसमें भाग 1 और भाग 2 किया था, तो कुछ पिछला वाला पहले पूछ लेते हैं कि अनुच्छेद 4 में क्या था, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 2-3 के साथ संशोधन। आर्टिकल 2-3 को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। हाँ, यानी उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता 368 का उपयोग कर। ठीक है, नाम और सीमा परिवर्तन किस अनुच्छेद में आएगा? राज्य का नाम आर्टिकल दिया 3। जाएगा 3 में आ जाएगा।
ठीक है, तो आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है ये मौलिक अधिकार। कौन से अनुच्छेद से शुरू होता है मौलिक अधिकार? 12 से 12 से 35 12 बारह से 12 से 12 35 12 से पूरा 32 35 तक ये चलेगा, ठीक है। फिर 36 से 51 अगला है भाग 4। तो भाग 3 जो है वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसको मैग्ना कार्टा बोला गया है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले किस देश के नागरिकों ने अपने राजा से मूल ब्रिटेन अधिकार प्राप्त किए थे? ब्रिटेन ब्रिटेन 1215 1215 में ऐसा किया था, ठीक है। तो ब्रिटेन वालों ने देखो वो चीजें 1215 में हासिल कर ली, वो इसीलिए इतना आगे निकल गए, ठीक है। एक चीज और आ जाती है कि मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए? यूएसए अमेरिका अमेरिका से, अमेरिका से लिया है कि अमेरिका का संविधान कब आया था? 1789 1789 1789 में, ठीक है। लेकिन ये भी याद रखना है कि अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकार नहीं थे, है ना। तो 2 साल बाद यानी 17 क्या है 91 1791 में अमेरिका ने मूल अधिकारों को शामिल किया और वहीं से हमने लिए, है ना। तो लेकिन उनके खुद मूल संविधान में नहीं थे, बाद में जोड़े गए। तो मूल अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे मूल संविधान में वो पहले से है, ठीक है। जो भी 26 जनवरी 50 से पहले हो गया, है ना, जब अंगीकरण किया 26 नवंबर 1949, तो उससे पहले जो जो है वो सब मौलिक संविधान का अंग है हमारा। सबसे पहले आ जाते हैं हम इसमें अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में जो है क्या होता है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया कि राज्य क्या है ना। तो इसके अंदर केवल यही याद रखना है। अब इसमें देखो राज्य शब्द की जो परिभाषा है वो काफी व्यापक है। राज्य का मतलब तो हम वैसे समझते हैं जैसे उत्तराखंड राज्य है ना, लेकिन संविधान में जो राज्य आ रहा है वो काफी व्यापक अर्थ में, जैसे भारत सरकार और उसकी संसद, समस्त राज्यों की सरकारें और उनके विधानमंडल, समस्त स्थानीय प्राधिकारी जैसे कोई परगनाधिकारी है, कोई एसडीएम है, कोई जिलाधिकारी है, तथा उनके सहयोगी प्राधिकारी, जैसे उसका सहयोगी एसडीएम का हो जाएगा तहसीलदार, कानून गो। तो ये सब चीजें राज्य शब्द के अंदर शामिल करवा रखी है, यानी एक विस्तृत व्याख्या है उसकी, ठीक है। केवल उतना नहीं है। प्राधिकारी जो वर्ड आता है उसका मतलब क्या होता है? प्राधिकारी जिसके पास कोई अधिकार प्राप्त है, जो विधि को, आदेश को, सूचना को बना सकता है या जारी करने का, जारी करके लागू करवा सकता है, ठीक है। जैसे हमारे मान लो देहरादून के डीएम है, तो वो कोई छोटी मोटी योजना वो अपने स्तर पे भी कर सकते हैं कि ये है ना इम्प्लीमेंट, या कोई ऐसा भी हो सकता है कि वो बाकी उत्तराखंड में वो आदेश लागू ना हो और केवल देहरादून के लिए वो कुछ लॉन्च करना चाहे, या जैसे हम बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, है ना, अगर वो नहीं चले तो उसको वापस लिया जाता है फिर, ठीक है। इसके अलावा जो आर्टिकल 12 के अंदर क्या क्या शामिल हो जाएगा, नगर पालिकाएं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ग्राम पंचायतें, मतलब उसकी विस्तृत परिभाषा में ऐसा नहीं है कि ग्राम पंचायत 12 में, ठीक है, ग्राम पंचायत नहीं है, तो राज्य की परिभाषा में क्या क्या आ रहा है, साइनिंग सेटलमेंट बोर्ड्स आदि। अच्छा, अब आ जाता है कि कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को सजग प्रहरी बनाता है, वो इससे अगला है, ठीक है। आर्टिकल 13 बोलता है ठीक है कि मूल अधिकारों का प्रहरी या गार्जियन या संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका याद रखनी है, अनुच्छेद 13 में दी गई है, ठीक है। वो हमारा क्या है? मूल अधिकारों का संरक्षक, संविधान का भी संरक्षक है। अगर ये पूछा गया कि विधि निर्माण संस्था कौन सी है, बता क्या हो जाएगा? विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था किसे बोलेंगे भारत में? संसद संसद हो जाएगी, है ना। तो भारत में तो संसद हो जाएगी भारत के स्तर में, और राज्यों में जो उनके विधानमंडल है, ठीक है। तो जैसे उत्तराखंड है तो यहाँ पे विधानमंडल विधानसभा एक ही बात है, क्योंकि एक ही है हमारे यहाँ। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है ना। तो अगर पूछ लिया कि उत्तराखंड विधानमंडल के कितने अंग हैं, तो क्या आएगा इसका आंसर? 2 2 1 2 2 दो तब भी है क्योंकि राज्यपाल तो उसका है ही अभिन्न, जैसे राष्ट्रपति संसद में है ना, तो विधानमंडल में प्रस्ताव पारित होगा और राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित होगा, तब वो क्या होगा? विधेयक से कानून का रूप लेगा। इसी तरह यूपी में 3 जगह से पास होगा, वो विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल,
ठीक है, तो वहां पे 3 हो जाएंगे। तो किस राज्य की बात हो रही है उसके ऊपर भी निर्भर रह सकता है प्रश्न क्या बन रहा है। फिर आता है, देखो 13 के अंदर ही एक आर्टिकल और है 13 का 2, यानी 13(2) में क्या बोला गया है, राज्य ऐसी कोई विधि या कानून नहीं बनाएगा जिससे नागरिकों के मूल अधिकार में कटौती हो, या वो न्यून हो जाए या वो खत्म हो जाए। ठीक है, जैसे अभिव्यक्ति की आजादी है और कोई एक ऐसा नया कानून मोदी सरकार लाती है जिससे कि उसे खत्म तो नहीं किया लेकिन कम कर दिया कि आप इस जगह नहीं बोलोगे, है ना, तो वो न्यून करने के लिए भी मना किया है। तो मौलिक अधिकार जो हमारे हैं 12 से 35, उसको केवल बढ़ाया जा सकता है, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसी व्यवस्था की है कि उसमें नकारात्मक संशोधन नहीं हो सकता। जैसे माइनॉरिटी या उनको अधिकार दे रखे हैं इसमें, तो वो भी हम रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, संसद द्वारा संविधान संशोधन। क्या संसद द्वारा किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थ में विधि माना जाएगा? ये इसका उत्तर क्या होगा, हाँ या नहीं? ये कथन कैसा है? माना अनुच्छेद जाएगा। 13 के अंतर्गत क्या है, विधि नहीं मानते इसको। ठीक है, ये केशवानंद भारती बाद में आया था। वो केवल अमेंडमेंट माना जाएगा। ठीक है, अभी इससे आगे के तुमने ज्यादातर लूसेंट में डिटेल पढ़ी हुई है ना। जैसे अनुच्छेद 14, इसमें बताओ क्या है, अब यहाँ से शुरू करो। विधि के विधि के समक्ष समक्ष समानता। हाँ, विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया ये? ब्रिटेन। ब्रिटेन। ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, विधि के सामने जो है सभी समान है, सभी के लिए एक समान विधि कार्य करेगी। अनुच्छेद 14 का जो प्रत्याभूत समता का अधिकार, ठीक है, किसके विरुद्ध है? देखो, कुछ अधिकार व्यक्तिगत है ना? कुछ अधिकार तो राज्यों के प्रति दिए जाते हैं और कुछ व्यक्तिगत भी होते हैं। जैसे कि आर्टिकल 17 है, अभी छुआछूत से संबंधित है, तो कोई व्यक्ति पर्सनली भी उसमें क्या है केस कर सकता है कि मुझे, मेरे ऊपर क्या है जाति सूचक टिप्पणी की गई है ना, या मुझे ये बोला गया या मुझ पे ये हमला किया गया। जैसे अभी तुमने एक घटना सुनी होगी, उत्तरकाशी में हुई है अभी। ठीक है, वो लड़का कहीं अभी हॉस्पिटल में भर्ती है ना, तो वहां उसके साथ मंदिर में प्रवेश की बात को लेकर मारपीट हुई। तो एक व्यक्ति के प्रति भी दे सकते हैं, कुछ आर्टिकल हमारे ऐसे हैं जो केवल राज्य के प्रति नहीं है, वो व्यक्ति के प्रति भी है। ठीक है, तो एक व्यक्ति के खिलाफ भी हम फैसला दे सकते हैं उसमें। जबकि जो अन्य होते हैं, जैसे ये विधि के समक्ष समानता है, तो समस्त सबके लिए लगेगा ये वाला। अनुच्छेद 14 से 18 किसके प्रति गारंटी देते हैं? आजादी के लिए, धर्म के लिए, समानता के लिए, या कोई और? समानता। समानता। समानता की बात कर रहे हैं, तो पहले ही उसमें आ जाएगा विधि के समक्ष समानता, है ना, तो समानता के प्रति गारंटी दे रहे हैं। 15 में क्या है, आर्टिकल 15? धर्म लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। भेदभाव। भेदभाव नहीं करना है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना है। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी बॉलीवुड में, आयुष्मान खुराना की। ठीक है, आर्टिकल और 15। फिल्म का नाम भी आर्टिकल 15 ही नाम भी दे रखा है। ठीक है, तो इसका कहाँ कहाँ कितना वायोलेशन होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम जानते हैं कि वो चीजें नहीं हो पाती है ना। अगर हमारे मौलिक अधिकार, अगर भाग 3 और भाग 4 भारत में लागू हो जाए तो किसी भी भाग की फिर जरूरत नहीं है, और ये राम राज्य जैसा आ जाएगा। लेकिन आज के युग में भी देखो, ऐसी घटना अगर हो रही है कि कोई मंदिर में जा रहा है, उसे तुम पीट रहे हो, है ना, कोई तुम्हारे सामने बैठ रहा है तो तुम कह रहे हो बराबरी में नहीं बैठना है, ऐसी भी घटना पहले भी थी। तो ये वाली चीजें गलत है, यानी कि समाज के वास्तविक स्तर पे ये सच्चाई नहीं हो पा रही है। ठीक है, नौकरियों में अवसर दिए जाने के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है?
16 16 लोग नियोजन। 16 में। हाँ। तो जो आरक्षण की व्यवस्था हो जाती है वो इसमें क्या है, अपवाद स्वरूप है फिर, है ना। जब दिया है कि देखो अवसर की समानता है वहां पे, लेकिन जैसे कम नंबर में किसी का सिलेक्शन हो जा रहा है तो वो क्या आ जाएगा फिर उसमें, वो आ जाएगा अपवाद, है ना, कि उस व्यक्ति को किसी परिस्थिति के हिसाब से आरक्षण दिया गया आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, कोई जाति विशेष से है या कोई जनजाति क्षेत्र का है तो इसलिए उसको आरक्षण दिया गया। एक कथन आ जाता है कि समानता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, ठीक है, समानता और स्वेच्छाचारिता। एक तो होता है कि इक्वलिटी की मांग करना कि हमें भी उसके बराबर अधिकार दो, और एक होता है कि कुछ भी करना, तो ये बिल्कुल अलग बात है। तुम इस आधार पे ये नहीं कर सकते कि मैं कुछ भी करूंगा, मुझे ये अधिकार दे दो, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ही, ये कथन सुप्रीम कोर्ट का ही है, ठीक है। एक रोयप्पा बनाम तमिलनाडु का एक केस था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट जब आर्टिकल 14 की व्याख्या कर रहा था उस समय टिप्पणी दी थी कि समानता अलग बात है, स्वेच्छाचारिता कट्टर शत्रु है ये, ठीक है, इसके आधार पे तुम ऐसा नहीं कर सकते कि जो मेरे मन में आएगा मैं वो करूंगा। और गांधी जी ने क्या बोला था कि हम मूल कर्तव्य जो है मूल अधिकारों का स्रोत है ना, यानी अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं तो हमें मूल अधिकार क्या है अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। अगर हम एक भी कर्तव्य नहीं मान रहे, है ना, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं और फिर हम चाह रहे हैं कि हमारे मूल अधिकार सारे अच्छे से मिल जाए, क्योंकि जो हमने बाहर गंदगी फैला दी उसका इफेक्ट दूसरे लोगों पे आना ही आना है। तो ये चीज भी हमें कर्तव्य वाले जो है वो जरूरी है। जैसे कोई भी छोटा सा मुद्दा है, मतलब ट्रैफिक लाइट का है ना, तो जहाँ पे कोई कांस्टेबल नहीं होता, पुलिस नहीं होती, तो 80-90% लोग क्या है वहां पे रुकते नहीं है। अगर भीड़ नहीं है या खाली है, रेड लाइट भी है तो लोग चल देते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी उस रेड लाइट को देख के ये सोच के रोड क्रॉस करेगा कि अभी कोई नहीं गाड़ी आ सकती, है ना, तो वो तो उड़ जाएगा वो तो। जबकि यूरोप में, अमेरिका में क्या है, ये बड़ा क्राइम है, रेड लाइट जंप करना वहां पे एक बड़ा क्राइम होता है, लाइसेंस ही जब्त कर लेते हैं। और 3 बार किसी ने ऐसा कर दिया तो वो जीवन में गाड़ी नहीं चलाएगा, तो वहां पे एक बड़ा क्राइम है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, ये तो बड़ी कॉमन बात है, उसी के सामने से, है ना, लोग चले जाते हैं उसे हाथ दिखाते हुए कि हम जा रहे हैं भाई। तो ये हमने उसको हल्के में लेते हैं, ये हमारे मतलब हमारे कोई ड्यूटी नहीं है, पर हम बोलते हैं जाम बहुत लग रहा है ना, व्यवस्था सही करो, ठीक है। तो ये 16 हो गया, फिर आता है 17 में, बताओ। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता छुआछूत। तो इस क्वेश्चन के लिए एक एक्स्ट्रा वो पूछा गया था जो कि कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान सभा ने महात्मा गांधी की जय के नारे के साथ शामिल करवाया था, तो ये 17 ही था, ठीक है? क्योंकि महात्मा गांधी जी का जो ये सपना था एक कि समाज में छुआछूत नहीं होना चाहिए, उन्होंने ही सबसे पहले दलितों या छोटी जाति वालों के लिए हरिजन शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, ठीक है। तो दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए, इसीलिए जब ये आर्टिकल लाया गया तो गांधी जी की जय के नारे लगे थे। तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये किसी स्टेट के एग्जाम में वहां के लोक सेवा आयोग ने ही पूछ लिया था। तो कई नॉर्मल क्वेश्चन क्या है, लूसेंट की छोटी बुक में नहीं मिलते हैं, तो अब वो तो तुम पढ़ ही रहे हो, है ना, और इतने समय से अभी थोड़ा हाई अलग लेवल के क्वेश्चन भी कर रहे हैं। जैसे यूनिक पब्लिकेशन आती है, या परीक्षा मंथन आती है, परीक्षा वाणी आती है, बहुत सारी बुक है। और बाकी मैं इससे तुम्हें करवा ही रहा हूँ, इसमें भी ठीक है बुक में, ठीक है। तो यूनिक पब्लिकेशन और परीक्षा वाणी ये 2 वाली तो मेरे पास भी है, मतलब ठीक है। अभी एक आर्टिकल हमने बताया था कि 16 में अवसर समानता दिए जाने की बात करती है, लेकिन आरक्षण जो है वो 16 का क्या होगा, 4 के अंदर होगा, ठीक है, 16 का ब्रैकेट में आ जाएगा 4। तो ये सब तुम्हें अभी डालूंगा मैं, ठीक है। मुझे याद दिला देना अगर शाम तक नहीं आए, ठीक है। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अपलोड कर देंगे, नोट कर लेना सारे फैक्ट। फिर आ जाता है 18 में, बताओ। उपाधियों का उपाधियों का अंत। ठीक है, भारत से बाहर कोई भी अगर पुरस्कार ग्रहण कर रहा है तो बिना राष्ट्रपति के वो नहीं करेगा। देशी रियासतों के समय क्या होता था कि उन्हें खुश करने के लिए अंग्रेजों द्वारा उपहार दिए जाते थे, और वो राजा क्या है, वायसराय और कंपनी के फेवर में चले जाते थे। तो वो सब चीजें ध्यान में रखते हुए ही हमने बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाए हैं।
उपाधियों का यहाँ पे अंत कर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं आर्टिकल 19। इसमें बताओ 19 में क्या है? स्वतंत्रता। 19, 20, 21, 22। अब बात होगी फ्रीडम की। ठीक है, स्वतंत्रता। कितनी मूलभूत स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है मूल संविधान में? 7। मूल लिखा होगा तो 7 कर देना। ठीक है, तो क्या है कि अगर हम प्रश्न ढंग से नहीं पढ़ते, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाते हैं ना एक्साइटमेंट में कि मैंने तो इतने सारे कर लिए, तो ये नहीं सोचना है। कई बार ऐसा होता है ना कि तुम्हें लग रहा है मैंने 60-70 कर दिया, फिर अगले क्वेश्चन क्या है ढंग से नहीं पढ़े, एक दो फिर गलत कर दिए, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि 60 नंबर पूरे होंगे कि 70 होंगे कि 80 होंगे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते थे, आधा पढ़ा और, है ना, शिशु लिंगानुपात पढ़ा ही नहीं, बस लिंगानुपात पढ़ के कर दिया। किस प्रकार का क्या क्वेश्चन आ रहा है? तो मूल आ गया तो 7 हो जाएगी। बाद में इन 7 में से कौन सा हटाया गया है? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है वर्तमान में और कौन से आर्टिकल में? कानून। कानून। एक कानूनी अधिकार के रूप में 301 के आर्टिकल अंतर्गत 300 उसको, हाँ, क्योंकि मौलिक अधिकार होता है तो वो तो जन्म के साथ ही ज्यादातर प्राप्त हो जाते हैं, है ना। अभी संपत्ति को अलग ही रखा है, कानूनी अधिकार, लीगल राइट है वो। तो अब एक उसमें मतलब 6 प्रकार की हमारी आ जाती है। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर उन्होंने 19(1) क दे दिया तो इस प्रकार से आ जाएगा, उसमें वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, और अभी हमने बताया था कि कौन से अनुच्छेद में ये बोला है कि इसमें कटौती नहीं की जा सकती मौलिक अधिकारों में। कौन सा है? ये था 13 का 2। ठीक है, 13 का 2 ये बोलता है मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती है। इसी 19 के अंदर है शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। ठीक है, संघ बनाने की आजादी, अबाध संचरण यानी तुम कहीं भी जा सकते हो, भारत की जहां तक भूमि है, भारत जहां तक है। फिर है किसी भी भाग में निवास करना, बसना। और लास्ट क्या होता है? कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यापार, कारोबार। छठा है अपने कारोबार का, तुम कोई भी बिजनेस कर सकते हो। तो ये तुम्हें 19 में आजादी मिली है। ठीक है, अब आ जाता है 20 में। बताओ क्या है? दो सिद्धि के संरक्षण में संरक्षण। हाँ, दो सिद्धि के लिए संरक्षण। ठीक है, तो नॉर्मली तुमने 20 में यही पढ़ा है। अब इसमें 20 का 1 क्या बोलता है? देखो, किसी अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है कि किसी कार्य को किए जाते समय अगर व्यक्ति समय निर्दोष है तो बाद में विधि बनाकर उसे अपराधी घोषित नहीं कर सकते। ठीक है, एक यानी क्या है? अपराधी। तत्कालिक समय का कानून ही काम करेगा, है ना। जैसे उत्तराखंड में हम बात कर ले, अभी यूकेपीएससी पेपर लीक हुआ, चतुर्वेदी जी ने वो काम किया। तो जो वर्तमान में हमारे देश का कानून, राज्य का कानून है नकल विरोधी, तो इस समय अच्छी बात यह है कि कोई कानून ही नहीं है ना। तो इसीलिए लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ रही है कि देखो वीडियो में इतना बड़ा घोटाला हुआ, फिर कैसी हिम्मत होगी, क्योंकि ना तो नकल वालों के नाम बताए, है ना, और आधे से ज्यादा नकल कराने वाले भी जमानत में छूट गए, तो इससे तो प्रोत्साहन ही मिलेगा। और ऐसी मेहनत कौन करना चाहेगा कि 4-4, 5-5 साल किताबें पढ़ते रहो। उसने कहा ये वाला धंधा ज्यादा अच्छा है, जब नहीं पकड़े जा रहे कितने लाखों रुपए बन रहे। इसीलिए अब क्या है कि हमारी सरकार सोच रही है कि नकल विरोधी कानून लाए, है ना? लेकिन लाने के बाद भी चतुर्वेदी जी को वो सजा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो कानून तो अब बनेगा और जिस दिन अपराध हुआ है उस दिन कौन सा वर्तमान में कानून है। तो ये 20 का 1 का उपयोग उनका वकील कर देगा वहां पे। अगर ये अनुच्छेद ना होता तो उन्हें भी हम दिलवा देते सजा, लेकिन ठीक है, तो ये कर देता कि वर्तमान जो कानून है उसके आधार पर ही सजा। जैसे दिल्ली का निर्भया केस हुआ था जो, है ना, उनको भी सजा, वैसे तो उन्हें जघन्य अपराध के कारण वो दिया गया था और एक अलग ही कानून बनाया गया। जैसे रेप के लिए सजा 7 साल होती थी, उसको 20 कर दिया। तो निर्भया एक्ट नाम से नया कानून ही बनाना पड़ा। कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है, जैसे उत्तराखंड में तुमने अंकिता हत्याकांड वो सुना होगा, है ना।
उसके कारण उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया कि पटवारी व्यवस्था ही समाप्त करेंगे और पुलिस चौकियों की स्थापना होगी। जब तक ऐसी घटना नहीं होती तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये व्यवस्था हमारी खराब है, पुरानी है ना, इसको बदलने की जरूरत है। देखो 20 का 2 क्या बोलता है? दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण, एक अपराध का एक ही दंड दिया जाएगा, तो ये भी चीज इसमें ध्यान रखनी है। फिर है कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य के लिए विवश नहीं किया जाएगा। जैसे, और ये है 20 का 3, ठीक है, तो 20 के अंदर के 3 होंगे, 1 2 3। अपने ही विरुद्ध बयान देने के लिए जबरदस्ती नहीं करेगी पुलिस, या अपने ही विरुद्ध सबूत देने के लिए उसे मजबूर नहीं किया जाएगा, तो वो पुलिस का काम है कि तुम ढूंढो। पुलिस पर वैसे भी विश्वास नहीं होता, वो उनकी गवाही भी नहीं चलती कोर्ट में, है ना, और वो भी नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा 20 के अंतर्गत। एक टर्म तुमने सुना होगा जैसे जीरो एफआईआर। एफआईआर तो पता ही है तुम्हें, फर्स्ट इंफॉर्मेशन बोलते हैं, रिपोर्ट। तो जीरो एफआईआर क्या होता है? वो टर्म तब यूज होता है जैसे कोई घटना जो है तुम्हारे निवास स्थान या कार्य क्षेत्र के बाहर की है ना। जैसे हो तो तुम उत्तराखंड के और तुम दिल्ली गए थे और दिल्ली में तुम्हारा पर्स चोरी हो गया। अब तुम रिपोर्ट लिखाने अगर वापस उत्तराखंड आओगे, तब तक तो वो चोर पता नहीं कहाँ चल देगा और तब कभी मिलेगा भी नहीं कुछ, है तो तुम्हें तत्काल दिल्ली में ही एफआईआर लिखानी है, जो भी तुम्हारे साथ घटना हुई उसे जीरो एफआईआर बोलते हैं, क्योंकि तुम तो यहाँ के हो नहीं, पर तुम्हारे साथ घटना यहाँ हुई है। फिर उस एफआईआर को तुम्हारे निवास जो भी देहरादून है उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन तत्काल वहीं की पुलिस कार्रवाई करेगी, उसे जीरो एफआईआर कहते हैं। ठीक है, तो वो ज्यादा दिन अपने पास नहीं रखते क्योंकि वो उनका काम नहीं है ना, उनके पास अपने केस बहुत है, तो वो तुरंत तुम्हारे एरिया को ट्रांसफर कर देंगे। तो उसमें ये होता है। नेक्स्ट आ जाता है 21, बताओ सबसे महत्वपूर्ण हमारा कौन सा अधिकार है इसमें? 21 में जीने हाँ, प्राण व दैहिक अधिकार। प्राण एवं दैहिक प्राण स्वतंत्रता का अधिकार। दैहिक स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है हमारा। ये ऐसा आर्टिकल है जो आपातकाल के समय भी जो है परिवर्तित रहता है, मतलब ये उस समय भी लागू है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 क्या है? जीने का अधिकार है। एक केस आया था ऐसी, ज्ञान कौर नाम से एक केस दायर हुआ था, तो इसमें यह बताया गया था फिर कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं है। ठीक है, व्यक्ति को जीने का तो अधिकार है लेकिन मरने का नहीं है। इसीलिए लोग जब प्रदर्शन वगैरह करते हैं तो मरने का अधिकार मांगते हैं, है ना। ठीक है, तो इसमें 21 में क्या आ गया कि कोई व्यक्ति अपने प्राण तथा शारीरिक स्वतंत्रता से तभी वंचित किया जाएगा जब कोई विधिक उपबंध उसके लिए हो। जैसे किसी ने क्राइम किया है तो उसे हम जेल में निरुद्ध कर सकते हैं, जेल में बंद कर सकते हैं, मतलब क्योंकि उसके दैहिक स्वतंत्रता इसलिए बोला गया है, देह की स्वतंत्रता, यानी कोई व्यक्ति तुम्हें किसी स्थान पर जबरदस्ती रोके हुए है, तो तुम्हारे 21 वाले का ही उल्लंघन कर दिया उसने। बिना सम्यक विधि के दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाना जो है वर्जित है। ठीक है, गलत है, मतलब ये अगर कोई कानून नहीं है ऐसा तो कोई तुमको सशरीर रोक नहीं सकता है कहीं पे। तो इसलिए इसमें प्राण बोला गया है, प्राण से वो आ जाता है जैसे स्वच्छ वायु लेने का अधिकार है हमें। सरकार से हम ये मांग कर सकते हैं कि अगर हमारे घर के पास कोई ऐसी फैक्ट्री चल रही है जिससे लोगों को सांस संबंधी समस्या हो रही है, तो ये भी आर्टिकल 21 में हम पीआईएल डाल सकते हैं। जब कोई घटना बड़े जन समुदाय को प्रभावित करती है तो जनहित याचिका होती है। इसका भी क्वेश्चन आता है कि जनहित याचिका की शुरुआत कब हुई थी भारत में? 1980। जनहित याचिका जो है वो कब आई थी? 86 में। ठीक है, और जी सर, जी सर।
पीएन भगवती थे उसके, पीआईएल। लेकिन ये तभी होता है जब क्या है, बड़े जनसमूह को प्रभावित करे और सच में वो ऐसे हित के लिए हो। वरना क्या है कि लोग क्या है, बार बार जनहित याचिका पीआईएल डालते हैं, उससे कोर्ट का समय व्यर्थ भी होता है। तो गलत पीआईएल डालने पे अब जुर्माना भी लग रहा है ना। अभी कोई उत्तराखंड का ही था और उसने कुछ केस दायर करवाया था, तो 25,000 का जुर्माना लगा उस पे कि हाई कोर्ट का समय व्यर्थ करने उसने खराब किया है। तो जज ने इस बात पे लगा दिया। तो यानी कि अगर हम गलत केस दायर कर रहे हैं उसमें भी रिस्क है, मतलब वो जेन्युइन रीजन होना चाहिए। अच्छा, अभी आ जाता है उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने को, ठीक है, किस अनुच्छेद का उल्लंघन माना है। ये भी इसी में आएगा, ठीक है, 21 में ही है। क्योंकि हमारे प्राण वायु को भी प्रभावित कर रहा है सीधे सीधे, है ना। तो इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों है, देह की स्वतंत्रता भी है, प्राण भी है। फिर है किसी की निजता का उल्लंघन करना, जैसे किसी का बिना पूछे तुमने फोन रिकॉर्ड कर रहे हो, उसकी तुमने फोटो या वो कुछ जो भी है ना, वो कलेक्ट कर लिया, तो वो तुम्हारे निजता में आएगा, ठीक है, निजता के अधिकार का उल्लंघन। उसे निजता या एकांतता का अधिकार बोला गया है। एकांतता के अधिकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे गांव में तो एकांतता का अधिकार होता ही नहीं, कोई भी कभी भी कहीं भी घुस जाता है। तो निजता यानी प्राइवेसी। अच्छा, फिर एक गाइडलाइन आई थी, जैसे बोला जाता है विशाखा गाइडलाइन, है ना। वो किसके लिए थी, कि जो कार्यस्थल पे शोषण के लिए बनी थी वो, तो ठीक है, विशाखा नाम की लड़की के साथ क्योंकि कोई घटना हुई थी तो उसके नाम से ही बन गया। जैसे निर्भया का था, निर्भया एक्ट बन गया, है ना। और ये हमारे राज्य में भी बोल रहे हैं कि उसके नाम से अब कुछ बनेगा कानून बढ़िया। सर आयोग के नाम से भी बनवाई है। यूकेपीएससी, ये सारी जबकि देखो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ठीक है, लेकिन काम इनके क्या है, असंवैधानिक हो रहे हैं। जो बात सही है, जो सही बात होती है, देखो उसका विरोध करना चाहिए। अगर हर व्यक्ति, हर छात्र यही सोचेगा कि हम बोल नहीं सकते, तो संविधान ने हमें इतने सारे तो अधिकार है। अगर भारत में रह के कोई नहीं बोल सकता तो दुनिया में फिर कहाँ बोलेगा। इतने सारे राइट हैं, और जहाँ पे गलत है वहीं पे ही बोलना है। अगर हम बिना बात के किसी आयोग को बोले तो बात बनती है, लेकिन जहाँ पे उनकी गलती उजागर हो रही है ना, जहाँ पे छात्रों का अहित हो रहा है। अब मान लो तुम्हारा पेपर अच्छा हुआ और तुम, वो पेपर हो गया रद्द, और अगली बार पेपर ठीक हो जाता है लेकिन तुम्हारा अच्छा नहीं हुआ, है ना, तो कोई उसकी जिम्मेदारी लेगा क्या, नहीं लेगा ना। तो बस उन्होंने तो बोल दिया कि जो योग्य है वो 100 पेपर निकालता है, और तुम 100 करवा रहे हो क्या, 100 कराने में तुम्हें कितना समय लगता है। और कितने तुमने, यूके ट्रिपल एससी से कोई पूछे कि तुमने फॉरेस्ट गार्ड के डीवी के बाद, फॉरेस्ट गार्ड को नौकरी दी थी, उसके बाद किसे दी, उसके बाद इन्होंने मुश्किल ही दी है, किसी को नहीं दी। फॉरेस्ट गार्ड को भी पंचवर्षीय योजना में मिली थी, है ना, 17 का फॉर्म था वो, 16-17 का, लगभग 17 का ही रहा होगा, है ना। फिर वो संघर्ष करते करते उन्हें तब मिली, देखो लास्ट में बच्चे भूल भी गए थे। तो यहाँ इस प्रकार की प्रणाली चल रही है, और तब भी आयोग सोचता है कि हमारे खिलाफ कोई कुछ न बोले, है ना, हम ऑटोनॉमस हैं, हम किसी के खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। क्योंकि छात्रों को जागरूकता नहीं होती, अपने अधिकार नहीं पता, एकजुटता नहीं होती। तो गलत है तो उसका बोलना चाहिए, क्योंकि उनको हर दिन काम करने की सैलरी मिल रही है, इसी चीज की मिल रही है ना, कि बच्चों की समस्या हल करो, पढ़ने वालों को उनका हक दो। अब फिर तो वो व्यक्ति को, अगर मेरे हिसाब से थोड़ा भी शर्म है, उसे सैलरी लेना नहीं चाहिए। चलो लाखों कमाने वाले सैलरी पे कहाँ ध्यान होगा। हाँ, सैलरी तो कौन देख रहा, वो तो निकालनी नहीं है। तो यही होता है अंधेर नगरी चौपट राजा। लेकिन व्यवस्था किसी न किसी को तो बनानी है ना। अच्छा, 22 में क्या है ये बताओ।
22 में भी वही आता है गिरफ्तारी, है ना, जैसे संरक्षण और अपने अधिकार जानने के लिए, जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसको क्या जानने का अधिकार होगा कि गिरफ्तार क्यों किया, हिरासत में लेने का कारण, और अपने पसंद का वकील कर सकता है वकील वो। चुनने का, और 24 घंटे के अंदर क्या करना है, दंड डीएम अधिकारी के के सामने प्रस्तुत प्रस्तुत करना जरूरी है। ठीक है, जहां भी उसका छोटी कोर्ट लगेगी वहां पे, ठीक है, तहसील कोर्ट या जहां भी ले जाना है उसको, वहां पे प्रस्तुत करना जरूरी है। फिर शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है? 23 23-24 23 में ही, ठीक है। तो सबसे मुख्य क्या होगा, मानव दुर्व्यापार, एक वर्ड याद रखना है बस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, जैसे भारत में क्या कभी लगभग सभी देशों में इस प्रकार के काम होते हैं, है ना, बच्चों की खरीद फरोख्त आदि, उनसे गलत काम करवाना, तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है। और जैसे हमारा दास प्रथा होती थी, उसको भी तुम ऐसे ही कह सकते हो कि व्यक्ति को एक बार खरीद लिया, है ना, फिर उसे कोई पेमेंट नहीं मिलता था, तो दास प्रथा भी ऐसी थी कुछ। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह मानव दुर्व्यापार, मानव को वस्तु की तरह खरीद रहे हैं, जैसे तुम सामान खरीद के ले आए 100 रुपए का, तो ऐसे इंसान के एक बार दे दिया पेमेंट, फिर उसे जीवन भर खाना देना बस। तो ऐसा होता था कई जगह, अभी भी थोड़ा बहुत हो जाता है। जो पावरफुल लोग हैं वो हमेशा, गलत लोग पावर में पहुंचेंगे तो गलत करते हैं। ठीक है, तो ट्रैफिकिंग आ जाएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव दुर्व्यापार, और बेगार, है ना, बेगारी भी इसमें आ जाएगी कि काम करवाना लेकिन उसे कुछ देना ना, जैसे कुली बेगार था हमारे यहाँ, सामान उठवा रहे हैं। ठीक है, 24 में क्या है? बाल बाल शोषण, सुन बच्चों के बाल शोषण के श्रम। लिए है ये। हाँ, कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निषेध किया गया है कारखाने में 14 14। या मशीन से 14। भारी काम? 14 साल, 14 साल से छोटे बच्चे के लिए कारखाने आदि में काम के लिए मना किया गया है। ठीक है, व्यवसायिक काम किसी भी, चाहे होटल है, रेस्टोरेंट है, लेकिन वहां भी हम देखते हैं कि ये सब चलता है, सारे आर्टिकल्स का हमारे वायोलेशन होता है। फिर आ जाता है 25 से क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक हमारा आ जाता है, जैसे अपने धार्मिक चिन्ह धारण करना, ये कौन से में आएगा? 25 25 में कोई 25 भी में धर्म आएगा। कर सकते हैं। मुस्लिम महिलाओं द्वारा बुर्का धारण करना, ठीक है, सरदार जो सिख होते हैं उनके द्वारा पगड़ी पहनना, तो धार्मिक चिन्ह धारण करना और उसके जैसा आचरण करने का अधिकार हमें 25 देता है। या वो अपने क्या है बोलते हैं उसको, कटार, या वो रखते हैं जो, वो रख सकते हैं। ठीक है, उनको अलाउड है, तो वो कहीं भी जा सकते हैं उसे लेके, है ना, तुम छोटा सा भी ले जाओगे तो पकड़ लेंगे। तो उस 25 के वजह से उन्हें छूट मिलेगी। ठीक है, कल इससे आगे करेंगे हम 26 से और आगे वाला। और कल एक छोटा सा टॉपिक साइंस का कर देंगे। ठीक है, हिंदी का टॉपिक उसमें दे जी दूंगा सर। मैं ग्रुप में, जो सुनना है। 4 हमने सुन लिए थे राइटर। ठीक है, और इस वाले की भी जो फोटो है वो दे दूंगा, जिसमें थोड़ा डीप है, वो उसे नोट कर लेना बस। ठीक है ना? जी सर। हाँ, तो आज सर की कल क्लास के यही भी भेज करेंगे। देना। हाँ, कल वाला भी दे देंगे, ठीक है, कल का और आज का सब जी दे सर। देंगे। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू सर।